नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बजट का बैग खुलने वाला है, क्या होगा खास, कितनी पूरी होगी आस, हम जानेंगे हमारे खास मेहमान के साथ, क्योंकि एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं जयंत सिन्हा जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जयंत बाबू की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार इस बार के बजट के पिटारे में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि अब जयंत जी आर्थिक सलाहकार और पूर्व वित्त राज्य मंत्री होने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। तो विदेश की यात्रा करके आए हैं और यहाँ पर आर्थिक सलाहकार के तौर पर कई बार उनके जो सुझाव हैं उन पर पैनी और खास नजर सरकार की भी रहती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो फोकस हमारा जयंत जी आज मिडिल क्लास पर रहने वाला है, वो मिडिल क्लास जिसका जिक्र आजकल हर नेता के भाषण में, खास तौर पर जब आम चुनाव होने वाले होते हैं तो झड़ी लग जाती है मिडिल क्लास के लिए ऑफर्स और बहुत सारी ऐसी नीतियों और घोषणाओं की जिनसे उनको फायदा पहुंच सके और वोट बैंक के तौर पर पार्टियों को फायदा पहुंच सके। तो सबसे पहले जयंत जी से ये जानते हैं, जयंत जी ये मिडिल क्लास की दरअसल परिभाषा क्या है और क्या साल दर साल ये परिभाषा बदल रही है? बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और फिर आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अवसर दिया है फिर आज तक में आकर कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में बताने के लिए। और जो आपने पहला प्रश्न पूछा और मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो यह है कि मध्यम वर्ग की परिभाषा क्या होनी चाहिए। और यहाँ बहुत सारे जो दर्शक बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब लोग मुझे लगता है मध्यम वर्ग के ही हैं। तो मध्यम वर्ग को इकोनॉमिक क्या डेफिनेशन दिया जाए, और उसके अनेक डेफिनेशंस होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है उसको समझना एक ग्राफ के द्वारा। तो अगर आप ग्राफ लाएं तो मैं ग्राफ के द्वारा आपको सबसे पहले एक पिरामिड के जरिए यहाँ पर जयंत जी समझाएंगे कि आखिरकार मिडिल क्लास इस पिरामिड में कहाँ आता है। हाँ, तो देखिए कई लोग मिडिल क्लास का डेफिनेशन अलग अलग करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर समझने की जरूरत है तो आप समझिए कि भारत की जो पूरी आबादी है उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वो जो अमीर लोग हैं जिनकी पारिवारिक आमदनी यानी एक वर्ष में पारिवारिक आमदनी 10 लाख से ज्यादा है, लगभग हर महीने वो 1 लाख से ज्यादा उस परिवार में कमाई आ रही है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास अच्छा फ्लैट है, विदेश की यात्रा करते हैं। तो ये अमीर जो हमारे देश के लोग हैं, करीब 15 करोड़ ऐसे लोग हैं। फिर जो हैं बाकी सब लोग जिनको मैं कह रहा हूं, ये लगभग 80 करोड़ लोग हैं जिनको आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 केजी हर महीना मिल रहा है। वो सब बाकी सब लोग हैं। बचे बीच के लोग और करीब 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको पारिवारिक जो उनकी वार्षिक आमदनी है नेहा जी, वो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक है सालाना। इनको हम लोग मोटा मोटी तौर पे मध्यम वर्ग को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और मध्यम वर्ग जो है वो बढ़ रहा है। ऊपर जो हम देख रहे हैं 10 लाख से ज्यादा, जो 15 करोड़ की आबादी लगभग आप बता रहे हैं, वो साल दर साल, क्योंकि कहा जाता है ना रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर, वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सही है जयंत जी? देखिए कई लोगों का मानना है, और इसको मैं तो स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि जहां तक मुझे आंकड़े दिखे हैं वो दिखे हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आलोचना है, कुछ लोग कहते हैं कि एक के शेप रिकवरी हो रही है। और के शेप रिकवरी का क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि अमीर वर्ग के जो लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं और सब जो लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इन लोगों के लिए हैं, लेकिन तो मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। उन लोगों को के शेप रिकवरी में मिडिल क्लास जो है वो खाली हाथ है, वो ठन गोपाल है, और उनका जो सालाना आय का दर है वो उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा है जिस लिहाज से महंगाई बढ़ रही है जयंत सिंह। तो इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मध्यम वर्ग की जो आमदनी है वो कहां से आती है। और अगर आपका मानना है और कई लोगों की आलोचना है कि मध्यम वर्ग पे तंगी हो रही है, मध्यम वर्ग को दबाया जा रहा है, तो ऐसे क्यों? अगले अगर हम लोग चार्ट पे चले तो मैं आपको थोड़ा देश के अगले स्लाइड के जरिए जयंत जी समझाएंगे कि कैसे मध्यम वर्ग की आय पर फर्क पड़ रहा है। मैं चाहूंगी कि अगले स्लाइड पर हम आए और उस स्लाइड के जरिए ये समझें कि आखिरकार ये वर्कफोर्स कहां से आती है और कितनी आबादी का ये हिस्सा है। तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, लगभग वो लोगों को तनख्वाह मिल रही है, आमदनी मिल रही है,
और वो वर्कफोर्स के हिस्सेदार हैं। और आज अगर हम अपने वर्कफोर्स को देखें, यानी 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको वर्कफोर्स में हम लोग कहते हैं, तो करीब आज के समय 62 करोड़ ऐसे लोग हैं। और ये वर्कफोर्स की जो संख्या है, जैसे नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो नए नए लोग आते हैं, ये संख्या, ये जो वर्कफोर्स की है, ये बढ़ती चली जाती है। अगले कुछ वर्षों में 100 करोड़ की हमारी ये वर्कफोर्स हो जाएगी। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। 5 साल में तकरीबन 2030 का जो अनुमानित आंकड़ा है वो लगभग 100 करोड़ है कुल वर्कफोर्स जो आप बता रहे हैं। और ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ी एक ताकत है, क्योंकि विश्व में कोई और ऐसा देश नहीं है जिसके पास 100 करोड़ लोग हैं जो वर्कफोर्स में हैं। आगे बढ़िए। तो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, आपको दिखा देते हैं कैसे श्रम भागीदारी दर जो साल 2015 से 2024 तक हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें किस तरीके से अब एक तरीके से घटाव आया है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। लगभग 50% हम दिखा रहे हैं अभी की जो दर है। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मध्यम वर्ग का विस्तार करना है तो जो लोग दिन की कमाई करते हैं, रोज की कमाई करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी उनकी कमाई है, उनको हम लोगों को उठाकर उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम लोगों को बढ़ाकर ऐसे हम लोगों को उन लोगों को रोजगार देना चाहिए जिसमें कि उनको हर महीना अच्छी तनख्वाह मिले। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा होता चला जाता है वैसे उनको रोजगार मिलते चले जाते हैं। ये एलएफपीआर दरअसल अगर 2014 से अब तक देखिए 10 साल में तो घटा है, ये किस तरह के संकेत देता है जैन जी? नहीं, इसको हम लोगों को बढ़ाना बहुत जरूरी है नेहा जी। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे मध्यम वर्ग में और हमारे वर्कफोर्स में और रोजगार बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम पूरी एबीसीडी दरअसल यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं जयंत बाबू से, और इसलिए भी क्योंकि आर्थिक सलाहकारी नहीं, अब कैसे एक पूरा एक परिपूर्ण समावेश जयंत बाबू जी हमें बताएंगे आज की इस क्लास में कि मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है कि लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये तमाम उन आंकड़ों के जरिए हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए ये 10 साल में जो बेरोजगारी दर है वो किस तरीके से बढ़ी है लगातार। जैन जी, बेरोजगारी का जिक्र हर विपक्षी नेता के भाषण में होता है और इसी से लगातार सरकार पर भी निशाना साधा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है और बेरोजगारी दर बढ़ रही है। इसमें क्या हुआ है कि हम लोगों को कोविड जो है, कोविड का जो संकट जब आया उसमें बहुत हम लोगों के रोजगार में उतार चढ़ाव आया है। आप देखिएगा कि कोविड के पहले 2019-2020 के पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर था वो घटता चला जा रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो थोड़ा बढ़ने लगा। कुछ लोग चले गए, यहाँ लोग जाकर गांव में वापस किसान बन गए, यहाँ इन लोगों ने काम किया, इससे लगा कि बेरोजगारी कम हो रही है। लेकिन अब ये लोग वापस जब शहर में आ रहे हैं, फिर एक बार वर्कफोर्स में आ रहे हैं, तो फिर अब थोड़ी बहुत बेरोजगारी बढ़ी हुई है और इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि जो अच्छे हम लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, अच्छे हम लोगों की आमदनी होनी चाहिए, वो आज के समय उसकी सबसे दो प्रमुख बड़ी वजह क्या है कि बेरोजगारी दर बढ़ने का कारण क्या है? अगर हम कोविड यानी कि 2020 से अब 4 साल बीत चुके हैं जैन जी, अब तो काफी 4 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, क्या वजह है? नहीं, वही है कि जो लोग गांव चले गए थे कोविड के समय, अब वो वापस शहर में आ रहे हैं और जैसे जैसे शहर में आ रहे हैं थोड़ी बहुत ये जो बेरोजगारी की दर है ये बढ़ी है। लेकिन सबसे जरूरी अब है हम लोगों को देखना कि हम लोग नए रोजगार का सृजन कैसे करें। जो हमारा वर्कफोर्स है, जो युवा हमारा वर्कफोर्स है, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था में कैसे अब्जॉर्ब करें, अच्छे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स उन लोगों को दिलवाएं, अच्छी उनकी ट्रेनिंग करें और इसके द्वारा अनस्किल्ड लेबर का भी बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, जिस रेट से अगर आप सृजन भी करते हैं रोजगार का तो कई बार उसके उपयुक्त आपको लोग ही नहीं मिल पाते हैं, यानी कि उन्हें भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने पिछले बजट में बहुत सारे ट्रेनिंग के स्कीम भी उन्होंने तैयार किए हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप की आप लोगों के अपॉर्चुनिटीज आई हैं, तो उसके द्वारा ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग जो है इस पे बहुत जोर शोर से ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, और अब सबसे महत्वपूर्ण महंगाई दर, वो ग्राफिक्स एक बार मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप दिखाएं कि कैसे पिछले 10 साल में महंगाई दर में इजाफा हुआ है और यही महंगाई दर है जिसको लेकर लगातार सरकार को टारगेट किया जाता है कि आखिरकार ये साल दर साल बढ़ती जा रही है। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर महंगाई दर का वो आंकड़ा चलाया जाए। 2015 से लेकर 2024 तक के महंगाई के आंकड़े हमारे पास हैं। वो महंगाई दर जो ये दर्शाती है कि
एक तरफ तो जैन जी हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, उसमें बहुत कम इजाफा है और महंगाई बेतहाशा, देखिए फुल स्पीड से आप ये ग्राफ देखिए, ऊपर की ओर ही ग्राफ बढ़ रहा है। एक आध साल ही है जहां पर नीचे गया है थोड़ा बहुत मामूली। अब इस समय जो करंट 2024 में चल रहा है महंगाई दर वो है 5.22%। बिल्कुल आपने ठीक कहा नेहा जी। और फिर मैं आप लोगों का ध्यान इस पे आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कोविड का संकट आया था। कोविड का संकट आया था। कोविड के समय हम लोगों का जो महंगाई का दर था वो आगे बढ़ गया, काफी बढ़ गया। पहले काफी स्थिर था, कोविड के समय बढ़ गया और उसके बाद हम लोगों की कोशिश है कि इसको हम लोग जो आज के समय करीब 5-5.5% ये है, इसको हम लोग कम करें, इसको स्टेबलाइज करें। जैसे महंगाई का दर कम होगा वैसे सब लोगों को राहत मिलेगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महंगाई का दर तो बढ़ ही जा रहा है, लेकिन जो रोजगार हैं वहां वेज ग्रोथ जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी तनख्वाह भी तेजी से बढ़े, जिसमें कि महंगाई को आप लोग पार कर सके, वो वेज ग्रोथ भी आज उसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं कि अगर एक आईटी इंजीनियर की जो सैलरी है, फ्रेशर आईटी इंजीनियर, तो 2014 में वो सैलरी कितनी थी, 2024 में वो कितनी है। दरअसल ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है जैन जी, क्योंकि सैलरी वहीं की वहीं टिकी हुई है और महंगाई दर बेतहाशा बढ़ रही है। तो ऐसे में ये सैलरी दर आप देखिए 2014 में एक फ्रेशर आईटी इंजीनियर की 3.5 लाख रुपए, जो 2024 में भी लगभग वही है और महंगाई के हिसाब से इसे दोगुना होना चाहिए था, लगभग 6 लाख होना चाहिए। ये नेहा जी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो अभी आईटी सर्विसेज में या बाहर जाकर वो नौकरी की तलाश करेंगे, नौकरी के बारे में पूछेंगे। और आज जो हम लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है इसको समझना जरूरी है कि 10 साल पहले अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको नौकरी मिलती तो आपकी जो फ्रेशर की सैलरी थी वो 3.5 लाख थी। आज अगर आप जाएं 2024 में तो ये सैलरी अभी भी 3.5 लाख की है। यानी हम लोगों ने दिखाया कि महंगाई का दर बढ़ा है, यानी 60-70% महंगाई का दर 10 साल में बढ़ा है, लेकिन सैलरीज जो है वो एक ही जगह टिकी रही है, यानी स्टैग्नेशन है, ये आगे बढ़ी नहीं है। आज अगर 3.5 लाख को हम लोग देखें कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रुपीज में ये कितना होना चाहिए, तो वो 6 लाख होना चाहिए था, 6 लाख होना चाहिए था, लेकिन अभी भी 3.5 लाख है। और इसलिए आज के समय जो लोग नव युवक जो हैं, जो जा रहे हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको लग रहा है कि हमारे पे अभी भी बहुत दबाव है। हम लोगों को आज के समय जो तनख्वाह 6 लाख की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, सिर्फ 3.5 लाख की हम लोगों को तनख्वाह आज के समय मिल रही है। फ्यूचर की हाई वैल्यू नौकरियां पैदा करने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि मध्यम वर्ग, हमने पूरे वर्कफोर्स के बारे में बताया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बताया। इसलिए मेरा पहला सुझाव ये है कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, जैसे हम लोगों का ब्लॉकचेन का काम हो गया, इसमें अगर हम लोग बढ़ावा दें तो अच्छे अच्छे रोजगार का सृजन होगा, अच्छी कमाई होगी। जो 3.5 लाख वाली समस्या थी कि हमारे लोगों को कम तनख्वाहें मिल रही थी, अब क्योंकि वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में उनका रोजगार का सृजन होगा, इसलिए उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी और मध्यम वर्ग को इससे राहत जरूर मिलेगी। चलिए अगले सुझाव की ओर बढ़ते हैं। अगला जयंत बाबू का सुझाव है रोजगार योजनाओं पर खर्च बढ़ाएं। अब इसकी तो प्रोविजनिंग की जाती है, लेकिन कितना खर्च वास्तविक तौर पर किया जाता है या नहीं, ये जयंत जी से समझते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जुलाई में जिन बजट में उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो उस बजट में एक प्राथमिकता, बहुत ही मुख्य प्राथमिकता उन्होंने रोजगार के सृजन में दी थी, जिसमें इंटर्नशिप स्कीम था, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के बढ़ावे के लिए स्कीम्स थे। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया स्कीम्स हैं, लेकिन इनको धरातल पे जल्द से जल्द उतारना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको उतारा जाएगा तो और रोजगार के अवसर होंगे और अच्छी अच्छी आप लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी। तो ये मेरा दूसरा सुझाव है कि इनको जल्द से जल्द अमल किया जाए। ठीक है, अब अगले सुझाव की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सुझाव जयंत बाबू का, जिस पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद ये विस्तृत तौर पर समझाएंगे। 10 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करा जाए, यानी कि स्लैब को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, और सबसे दमदार मेरा जो सुझाव है यही है। और मुझे मालूम है कि बहुत लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं कि आज के समय लगभग 8 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हैं। मेरा मानना है कि हम लोग इसको 10 लाख तक
10 लाख तक ले जाएं, जो हमने मध्यम वर्ग का जी परिभाषा दी, हमने कहा 10 लाख तक उनकी कमाई है, ये तो सबसे मध्यम बड़ा वर्ग तोहफा हो जाएगा जयंत जी, मध्यम इस बार अगर ऐसा हो गया मध्यम वर्ग को टैक्स नहीं देना चाहिए। वैसे ही वो काफी टैक्स दे रहे हैं जीएसटी वगैरह के माध्यम से। मध्यम वर्ग को 10 लाख तक टैक्स की राहत मिले, टैक्स से उनको बचत मिले। और जहां तक मेरा अनुमान है कि अगर हम लोग 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स किसी को नहीं देना हो, तो मध्यम वर्ग को अपने जेब में 30 से 50 हजार रुपए 30 से 50 हजार रुपए अपने जेब में हर वर्ष मिलेंगे। तो मैं समझता हूं ये कंजम्पशन के लिए बहुत बढ़िया एक इसका प्रमोशन होगा। चलिए 1 तारीख को मालूम चल जाएगा कि आपके सुझाव पर मोहर लगती है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मध्यम वर्ग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये होना तो तय है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमारे साथ इस क्लास में शामिल होने के लिए और ये तमाम सुझाव देने के लिए। बजट को इतने सरलीकरण से पेश करना, यही जयंत जी की खासियत है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार जयंत जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी का भी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।